छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आगाज हो गया। 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन आज दिवंगत अजीत जोगी और पूर्व मंत्री डीपी दर्दलहरे के साथ गलवान घाटी में चीनी सेना से मुकाबले के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सदन ने दिवंगत लोगों को याद किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अजीत जोगी हमेशा सक्रिय रहते थे। एक बड़ी दुर्घटना के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत उन्होंने मेडिकल साइंस को फेल कर दिया था। सीएम के मुताबिक अजीत जोगी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। उन्होंने पेंड्रा जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। जसपुर हाल में आरकेसी में जब पहली विधानसभा से पराहुत की गई थी और उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हाँ मैं सपनों का सौदागर, तो सपने देखते थे अध्यक्ष महोदय, सर्वहारा वर्गों के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। बहुत ही प्रतिभाशाली जोगी जी रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एलएलबी की पढ़ाई की, आईपीएस रहे, आईएएस रहे, सबसे लंबे समय तक कलेक्टर रहने का भी रिकॉर्ड उनका रहा है। उनकी विशिष्ट भाषण शैली थी। मुख्यमंत्री और एक प्रशासनिक अधिकारी को हमने खोया है, आज हमारे बीच में नहीं है। उनके बारे में कहा जा सकता है कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा में सरकार को घेरने पर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में यह तय किया गया है कि किन किन मुद्दों को कल से सदन में उठाया जाएगा। बीजेपी ने मॉनसून सत्र में कोरोना संकट में सरकार की नाकामी, यूरिया की कालाबाजारी और गौठानों में सुविधाएं नहीं होने का मुद्दा उठाने का फैसला किया है। 3 दिन वर्किंग पीरियड है और वर्किंग पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो एक साथ छत्तीसगढ़ में हैं और उस 3 दिन में उन सारे विषयों को उठाने के बारे में चर्चा हुई, जैसे कोरोना की महामारी और उसका प्रभाव और सरकार की पूरी तरीके से असफलता। गौठान बना दिया, गाय के लिए चिंता नहीं, गाय दम घुट के गाय की मौत हो रही है और उसके बारे लेकर कोई चिंता नहीं। किसानों को ना यूरिया मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, अन्य प्रकार के खाद। और खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा में बीजेपी के हमले का जवाब देने की रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, रणनीति वहां तय हुई कि सरकार को कैसे घेरना है। और अब कांग्रेस की ये बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि सदन में कल से बीजेपी जो सवाल पूछेगी, जो मुद्दे उठाएगी, उसका जवाब कैसे देना है, क्या रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाने की बात कह रही है, चाहे गौठानों का जिक्र हो, यूरिया की कालाबाजारी का जिक्र हो और कोरोना का जो मामला है उसमें भी जो सरकार को लेकर विपक्ष कमी बता रहा है उसका भी जिक्र हो। तो कैसे सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी सदन में विधायक रखेंगे, ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, यानी कि तैयारी दोनों ही पक्ष से। सीएम हाउस में ये विधायक दल की बैठक हो रही है। और सीधे रुक करते हैं, देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। देवेश, बैठक शुरू हो गई है और एजेंडा यही है कि कल यदि बीजेपी के विधायक सदन में सरकार पर उंगली उठाएं तो उनका जवाब दे सकें। जाहिर तौर पर उन्हीं तैयारियों के साथ इस समय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम वरिष्ठ विधायक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रिमंडल के उनके सदस्य, तमाम लोग अभी सीएम हाउस के भीतर बैठे हुए हैं
और जितने भी विधायक हैं सभी लोग उस बैठक में पहुंचे हुए हैं और एक रणनीति बनाई जा रही है कि जिस तरह से विपक्ष ने आज स्पष्ट किया है कि कल से भले ही समय कम पड़ रहा हो लेकिन तमाम वो एजेंडे जो प्रदेश के लोगों को प्रभावित करते हैं उन तमाम एजेंडों के साथ कल से वो अपने सवालों की बौछार विपक्ष सत्ता पक्ष पर करने वाले हैं और इसलिए तैयारियां काफी अहम हो जाती हैं क्योंकि एक कुशल रणनीति के साथ ही सत्ता पक्ष हमेशा जो सदन है वहां पर उतरता है क्योंकि वहां पर दो चुनौतियां होती हैं। एक तरफ यह चुनौती है कि हाउस के भीतर जो उनका बिजनेस है उसे कैसे पूरा करना है, सरकार के जो क्रियाकलाप है, कामकाज है, विधेयक हैं, जो अनुपूरक है, इन तमाम चीजों को कैसे शांति से लेकर चले जाना है और उसके साथ साथ विपक्ष को जो अवसर मिलता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, धारा 139 के माध्यम से, इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग विपक्ष करता है, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, इन तमाम बातों को लेकर के तैयारी करके पूरी भूमिका बनानी पड़ती है। तो आज जब विधायकों को बैठाया गया सबको ये समझाया जा रहा है कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के अपेक्षित विरोध दर्ज करा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर उनको जवाब किस तरह से दिया जाना है। क्योंकि कोरोना काल में अव्यवस्था की बात विपक्ष कह रहा है, बेरोजगारों की जो भर्तियां लंबित है उसकी बात विपक्ष कह रहा है, यूरिया की किल्लत की बात विपक्ष कह रहा है, प्रदेश में हाथियों की मौत की बात के लिए विपक्ष तैयार बैठा हुआ है, गायों की मौत तखतपुर में हुई थी। इन तमाम मुद्दों को ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस कोविड काल के दौरान जो सामने आए हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी की कोशिश होगी कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो तैयारियों के साथ, तमाम तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहे। यही वजह है कि आज तमाम विधायकों को बुला करके विधायक दल की बैठक में यह समझाया जा रहा है कि कैसे उन्हें विपक्ष के हमलों का जवाब सरकार की उपलब्धियों के जरिए दिया जाना है। बिल्कुल। और देवेश, इन दिनों पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो विरोध के स्वर भी छत्तीसगढ़ में उठे हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थियों की बात की जाए, विद्या मितान की बात की जाए या दूसरी अन्य मांगों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो भी देखने को मिला है। वो सारे मुद्दे इन मुद्दों में भी जुड़ जाते हैं, चाहे वो कोरोना हो, यूरिया हो या फिर गौठान हो। तो यानी कि हर वो तमाम बड़े मुद्दे जिन पर सरकार पर, सत्ता पक्ष पर विपक्ष सवाल उठाते रहा है या दूसरे अभ्यर्थी अपनी मांग करते रहे हैं, उन सारे जवाब कल मिलने की उम्मीद है। देखिए, पहले जब सदन लगता था उसके पहले कोरोना नाम की चीज ही नहीं थी। फरवरी में जब अंतिम बार सत्र लगा था, फरवरी मार्च के दरमियान, उस समय जो है छत्तीसगढ़ के सदन के भीतर अलग तरह का माहौल था। लोगों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं थी, कोई मास्क नहीं था, क्योंकि कोरोना का प्रभाव देश में नहीं आया था। लेकिन अब जबकि कोरोना आया उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बजट में सभी विभागों के बजट को यह कहा कि 30% कटौती कर दी जाए और 70% जो बहुत जरूरी काम है उनमें ही खर्च किया जाए। भर्तियां थी वो भर्तियां रुक गई। जो तमाम फोकस रहा वो अलग अलग डेवलपमेंट के काम से हट करके इस महामारी से कैसे निपटा जाए और गरीबों को कैसे इस दौर में भूखे न सोना पड़े, लोगों की नौकरियां न जाए, इन तमाम सेक्टर में ध्यान देने की स्थितियां आ गई। और इस बीच में सरकार ने 2 नई योजनाएं भी लॉन्च कर दी। एक तरफ गोबर खरीदी की योजना लॉन्च कर दी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी। तो इन 2 स्कीम को सरकार ने लॉन्च किया है। और साथ में जो कोविड महामारी से लड़ने का जो दौर रहा, इस पूरे दौर में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जैसे प्रदेश में हाथियों की लगातार 5 से 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं। इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। विद्या मितान जो है उन्होंने आज आंदोलन किया है। परसों जो है शिक्षक भर्ती वाले 14,580 जो शिक्षक हैं उन लोगों ने अपनी भर्ती के लेकर के मांग की थी। पुलिसकर्मी हो, सब इंस्पेक्टर हो, ये तमाम लोग अपनी भर्ती की मांग पहले से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिलाकर देवेश, वो तमाम मुद्दे, चाहे वो जन सरोकार से जुड़े हुए हों, चाहे वो राजनीति से प्रेरित हों, ये सब देखने को मिलेगा कल से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल छत्तीसगढ़ में सत्र का दूसरा दिन है, तैयारी दोनों ही पक्ष की हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में यूरिया की कथित कालाबाजारी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सामने आई और इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नाक के नीचे यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और किसान परेशान हैं। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अंबिकापुर और रायगढ़ से यूरिया की कमी की जानकारी आई थी, जिसकी जांच कराई गई है। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को यूरिया टॉप प्रायोरिटी में मिल रहा है, जिसको 100 से लेकर 150 रुपया ब्लैक में बेच रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी लाइन लगी है जैसे शराब की दुकान में आप लाइन देखते हैं, उससे बड़ी लाइन यूरिया की लाइन लग गई है और ब्लैक में यूरिया बिक रहा है। हाहाकार। छत्तीसगढ़ में यूरिया की कोई कमी नहीं है। रेक पॉइंट में रेक देना
और यूरिया का आवंटन करना ये केंद्र सरकार का काम है। कहाँ चूक की ये उनका मामला है, लेकिन इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहता। किसानों को यूरिया की कहीं कमी नहीं है। जो 2 जगह अंबिकापुर और रायगढ़ में आपने कहा, हमने अधिकारियों को भेज करके उसकी पूरी प्रकरण की जांच कराई है। रायगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी की जांच शुरू हो गई है। किसानों का आरोप है कि जमाखोरों के साथ मिलकर समिति प्रबंधक यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे जिन किसानों को जरूरत है उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा। आरोप है कि जिनके पास जमीन ही नहीं है उनके नाम यूरिया आवंटित हो रही है। निजी दुकानों से किसानों को महंगी यूरिया मिल रही है और लगातार मिल रही शिकायतों पर कृषि विभाग ने कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। उप कृषि सहायक संचालक और कलेक्टर ने बताया है कि जिले में लक्ष्य का 120% यूरिया का भंडारण किया गया है। सारंगगढ़ और बरमकेला जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि जांच हो रही है। कुछ समितियों में गड़बड़ी सामने आई है, जिनसे स्पष्टीकरण लेने के बाद कार्रवाई होगी। यूरिया मिलना चाहिए, अपना जो हिस्सा है, अपना जो केसीसी, अपना जो कोटा है उतना हमको मिलना चाहिए। अब स्टॉक आते ही खत्म हो जा रहा है तुरंत। और समिति वाले क्या कहते हैं? समिति वाले भी मतलब आ रहे हैं बोलते हैं। परमिट हम लोग जो एक्चुअल में खाद बेचते हैं परमिट में, उस हिसाब से किसानों को खाद बेचा गया है। हम लोगों को जिस टाइम खाद आता है उस टाइम हम लोगों को खाद का डिस्पैच आईडी नहीं मिलता, इस कारण से किसानों का कहना है कि हमको अपना खाद लिए उसके बाद अंगूठा लगवाए तो हम लगा दिए, हमको समझ में नहीं आया कि हमारा करार है किसी और का करार है, तो उसके बाद चढ़ा दिए, हमको पता नहीं। तो इस तरह से मतलब जिसका ज़मीन नहीं है उसको भी यूरिया जारी कर दिया है, बेच दिया। तो यूरिया कहाँ गया ये खोज का विषय है। इसको हम पता कर रहे हैं कि आखिर यूरिया गया कहाँ। और रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।